हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मोशन चैप्टर कवर कर रहे हैं क्लास 9 से। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि मोशन को हम लोग ग्राफ के रूप में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के रूप में दिखाने से पहले पहले हमें डायमेंशंस के बारे में जानना होगा, यानी दिशाओं के बारे में जानना होगा। ठीक है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें बताना हो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कहाँ किस जगह पे है, इसकी पोजीशन क्या है, तो इसको बताने के लिए हमें यहाँ पे इसके डायरेक्शन के लिए हमें डायमेंशंस लेने होंगे। ठीक है, तो 3 डायमेंशन लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जैसे कि ये फ्लैट है, ये जो बोर्ड है ये फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस पे अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये एक ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं जिसको कि हम O बोलेंगे, और एक ये डायरेक्शन लेते हैं जिसको हम X बोलते हैं। ठीक है, इसको X एक्सिस बोला जाएगा और ये Y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सिस ही लिया जाता है क्योंकि इसमें लेंथ है और ब्रीड्थ है। ठीक है, थर्ड डायमेंशन के लिए हाइट भी होता है, तो यहाँ फ्लैट सरफेस में हम हाइट नहीं दिखा सकते। हाइट के लिए हमें सरफेस के बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो हम सरफेस के बाहर वाले यानी 3 डायमेंशन में न जा करके 2 डायमेंशन में ही चीजों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हम लोगों का है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है, जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक वर्टिकल बार ग्राफ है। वर्टिकल बार ग्राफ भी आप इसको बोल सकते हैं, जैसे कि ये सीधे, वर्टिकल मतलब सीधा, बार का मतलब होता है छड़। तो सीधी छड़ के रूप में जो ग्राफ बना दिया जाता है उसको वर्टिकल बार ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी कहा जाएगा। ए लिनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स, यानी कि एक लिनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल x वाला और एक वेरिएबल y वाला, यानी कि x पे एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे और एक वेरिएबल को हम y पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x एक्सिस पर हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है टाइम। ठीक है, समय। और y एक्सिस पे जिस चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है डिस्टेंस, यानी कि ये जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी या फिर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम अगर हम कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम अगर कर दिया जाए तो स्पीड मिलता है। तो कभी कभी इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में ये कभी कभी पूछता है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हमें, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो भी दिया जाएगा उससे हमें स्पीड मिलता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो 2 डायमेंशन देखिए यहाँ पे भी बना दिया गया है। तो ये O पॉइंट है यानी ओरिजिन है, इससे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई है जो x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, और O से वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसे y से रिप्रेजेंट किया गया है। तो O से x तक यहाँ पे कुछ मार्किंग की गई है, इसको आप टाइम ले सकते हैं, जैसे ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यूनिट वगैरह बनाना आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में जब इस तरीके से कोई ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे एक यूनिट वगैरह भी लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्लास 6 7th में ये सब चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट जो लिया गया है, यहाँ पे यूनिट क्या है आपको बता देते हैं कि देखो यहाँ से वहां यहाँ तक 1 सेंटीमीटर अगर लिया गया है तो 1 सेंटीमीटर की यूनिट
1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ पे 10 सेकेंड लिया गया है और यहाँ पे डिस्टेंस को 10 मीटर लिया गया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ इस तरीके से, और डिस्टेंस जो है वो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके देखिए यहाँ पे मार्किंग की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक लिनियर इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स हैं तो x और y मान लेते हैं, तो दोनों को यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें एक तरफ टाइम है और एक तरफ डिस्टेंस है। ठीक है, तो सपोज दैट कि यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवरिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेकेंड हुआ है और यहाँ पे 10 मीटर हुआ है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, तो ये दोनों जहां पे मिलती हैं वहां पे एक पॉइंट हमें मिल जाता है। फिर ये और ये दोनों जहां पे मिलेंगे वहां एक पॉइंट मिलेगा, ये और ये जहां पे मिलेंगे वहां पे एक पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट आपको मिले हैं, ठीक है, उन सारे पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो यही वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म हो रहा है। यूनिफॉर्म क्या, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कवरिंग जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवरिंग हो रही है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये गया है। ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने डिस्टेंस कवर किया है। इस पॉइंट को हमने S1 मान लिया और दूसरे पॉइंट को हमने S2 मान लिया। तो क्योंकि ये दोनों बिल्कुल वर्टिकल हैं दोनों लाइन, तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट S1 और ये जो दूसरा पॉइंट है S2, यानी कि डिस्टेंस जो कवरिंग हुई है वो S1 से S2 तक हुई है। ठीक है, उसके बाद यहां से A पॉइंट से C पॉइंट तक अगर इसको हम देखें तो ये किस चीज पे आ रहा है, टाइम पर, यानी कि शुरुआत में ये पॉइंट जहां पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, तो उस समय टाइम यहां पे लिया गया t1, और जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर पहुंच गया तो इसका टाइम लिया गया t2। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ में आया, कहां से कहां तक, किसी एक खास टाइम पीरियड के लिए डिस्टेंस कवरिंग कितनी हुई है इसको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट शो किया गया है, जैसे ये S1 और S2। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टेंस कवरिंग कितनी हुई है, तो डिस्टेंस कवरिंग कितनी हुई है, तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, यानी अंतिम वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, यानी उसके पीछे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवरिंग हुई है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये है BC, तो BC इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर हुआ S2 माइनस S1। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये आगे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, मोशन के इक्वेशन के बारे में, तो ये सब चीजें वहां पे यूज की जाएंगी। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ हमें जो बताता है उससे हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो BC यहाँ पे, यानी कि ये जो BC है, जो डिस्टेंस कवरिंग के लिए जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक, C से B तक। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो प्लस क्यों नहीं करेंगे, देखो प्लस करने के लिए हमें आगे बढ़ना होता है। अब जैसे 7 और 5 के बीच में कितनी गैपिंग है, तो उसके लिए हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे S2, यानी कि S2 में से S1 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो BC हमें मिल जाता है।
इसके बाद अगर हम AC की बात करें तो ये जो AC है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम में अब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो कितने टाइम में, तो मान लीजिए कि पहले टाइम T1 था, A से B तक जाने में लगा टाइम T2, तो ये जो बीच की गैपिंग है इतना ही समय उसको लगा है। तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, AC इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, आई होप कि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी कि AC इक्वल टू T2 माइनस T1 और BC इक्वल टू S2 माइनस S1। S यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, और T यहाँ पे क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमें वेलोसिटी या फिर स्पीड बता रहा है। ठीक है, तो अगर इस फार्मूला मतलब कि ये जो जानकारी दी गई है कि A पे था B पे पहुंच गया, तो इसके हिसाब से अगर हमें स्पीड निकालना हुआ तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे या वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवरिंग कितनी हुई है, डिस्टेंस कवरिंग हुई है BC बाई टाइम कितना है, AC। ठीक है, BC बाई AC इज इक्वल टू यहाँ पे BC यानी कि डिस्टेंस S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, BC बाई AC S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। तो ये समझ में आए कि नहीं, हाँ ध्यान रखिए इसको, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये जानकारी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में एक लाइन यहाँ पे है जिसको आप नोट कर लीजिए कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, द चेंज इन पोजीशन, ये जो ऑब्जेक्ट है अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे तो हम दिखाई दिए हैं, और ये लाइन आप बता भी सकते हैं, ये लाइन आप शुरू में भी बता सकते हैं कि जो पोजीशन में चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का किसी समय में, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। तो टाइम को कहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। तो मोशन कई तरीके के होते हैं, जैसा कि आपने देखा, एक है कि यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे बना है ये यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है। ठीक है, अब आगे हम लोग नन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो नन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ अगर हमें बनाना हुआ, नन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ कैसे बनाएंगे, नन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ में यहां देखिए एक डायमेंशन O से X तक है और एक डायमेंशन O से Y तक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मार्किंग हो गई। तो यहाँ पे वही चीज 10, 20, मतलब ये डिस्टेंस है S, तो 10, 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, इसी तरीके से यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, और इसी तरीके से आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर नन यूनिफॉर्म मोशन। नन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है तो नन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन जरा याद करने की कोशिश करिए। नन यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम ड्यूरेशन तो हम सेम लेते हैं लेकिन जो डिस्टेंस कवरिंग है
वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम नन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो चलिए डिस्टेंस को आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ पे ये एक पॉइंट हमें मिल जाता है। चलिए पहले सेकंड में यानी कि पहले 10 सेकंड में वही पॉइंट लेते हैं जो स्टार्टिंग में वहां पर है। ठीक है, दूसरे में जो यहाँ पे 10 सेकंड है, तो अब यहाँ पे जो 10 सेकंड बीता है इसमें यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होता तो ये लिनियर हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं। 30 में हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ इस तरीके से आपको मिला है, ये ग्राफ जो इस तरीके से मिला है, ये नन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, तो नन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कवरिंग जो आप देख रहे हैं वो आगे पीछे होती रहती है। इसी तरीके से दूसरा अगर एक ग्राफ यहाँ पे बना दें, ये टाइम का ग्राफ है, ये डिस्टेंस का ग्राफ है, ये कुछ ऐसे करके भी आपको देता है एग्जाम में, तो ये भी नन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नन यूनिफॉर्म मोशन के ये कुछ ग्राफ हो गए। हाँ, एक ग्राफ और आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ऐसे दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है। तो टाइम और डिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछता है कि बताइए कि इसमें डिस्टेंस कवरिंग में क्या चेंजिंग हो रही है, यानी कि डिस्टेंस में जो कवर हो रहा है वो टाइम के साथ कितना बदल रहा है, तो या फिर इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस कवरिंग तब होती जब ये ऊपर या नीचे की तरफ होता। ठीक है, तो ऊपर नीचे ऐसा कुछ शो तो हो नहीं रहा है इसमें, बस एक सीधी सी लाइन दिख रही है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कवरिंग हो ही नहीं रही है, खाली टाइम बीत रहा है और डिस्टेंस कवरिंग नहीं हो रही है। तो जब डिस्टेंस कवरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो कार है वो रेस्ट पर है। ठीक है, यानी कि वो कार सड़क पर कहीं किनारे पर या सड़क के बीच में ही कहीं पर रुकी हुई है, वो मोशन कर ही नहीं रही है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज नो डिस्टेंस कवरिंग विथ टाइम, यानी कि डिस्टेंस कवरिंग हो ही नहीं रही है। ठीक है, एक और ग्राफ आपको कभी कभी दे देता है, जैसे कुछ इस तरीके से, ये ऐसे करके ग्राफ दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ दे दिया। ठीक, तो यहां पे बोल रहा है कि टाइम रुका हुआ है लेकिन डिस्टेंस कवरिंग हो रही है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, टाइम तो रुक ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी कभी ऐसा एग्जाम में दे देता है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हमने देखा जिसमें डिस्टेंस कवरिंग हो रही थी, डिस्टेंस में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी या फिर स्पीड। अब हम अगला ग्राफ देखेंगे जिसमें वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, वेलोसिटी विथ टाइम, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें एक्सीलरेशन देता है। अब हम उस एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसका ग्राफ हम लोग अगले हेडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, बस इतना ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा, डायमेंशन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम दिया हुआ है। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको बताया गया था, और स्पीड में डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा इसके बारे में देखते हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। ठीक है, कोई कार है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है,
तो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो कवरिंग अपना कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, इसमें हाइट चेंज नहीं होगी। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें हाइट नहीं चेंज होने का मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन वो कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही हुआ कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, यही एक ग्राफ यहाँ पे निकल करके आया। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ की मदद से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप लिखेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट विल बी, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट विल बी द एरिया कवर्ड बाई ए बी सी डी। यानी कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल बना है, इसका एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डी से ए तक, और टाइम कितना हो जाएगा, डी से सी तक। ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रीथ। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट अगर निकाल दिया जाए तो वही डिस्प्लेसमेंट देता है। द एरिया अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो एरिया आपको मिला है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको देता है। ठीक है, तो अब यहां पे बात आती है कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के बारे में अगर हम बात करें, तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से वही बात है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, एक पे टाइम लिखेंगे और एक पे लिखेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हुआ है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट का मतलब होता है कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वो एक समान है, एक जैसी है। ठीक है, तो जब एक जैसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उसके लिए यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए, वी कैन आल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितने भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक ग्राफ ये जो मिलता है। अब इस ग्राफ में हुआ क्या है कि वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है, वो भी यूनिफॉर्मली चेंज हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, वही हो रहा था। यहाँ पे यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली यहाँ पे चेंज हुई है। तो वेलोसिटी में चेंज यहाँ पे हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये कवरिंग हुई है, यहाँ पे आप बताइए कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो डिस्टेंस कवर कितना होगा, तो डिस्टेंस कवर वही होगा जो ये ग्राफ में ये प्लॉट आपको मिला हुआ है। तो इसमें क्या मिला है कि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी द एरिया। तो कितना डिस्टेंस ये कवर करता है वो निकलेगा एरिया निकालने पर। तो किस चीज का एरिया निकालना है, ये जो यहाँ पे फिगर बना है, तो ये फिगर क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक है, और उसमें क्या था कि खाली एक रेक्टेंगल बना हुआ था, रेक्टेंगल में ए बी सी डी, खाली इतने का एरिया निकालना था, जो लेंथ इनटू ब्रीथ यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे। और यहाँ पे हमें जो प्लॉट मिल रहा है, जो ग्राफ मिल रहा है, इसमें हमें जो एरिया निकालना है वो इस पूरे फिगर का निकालना है। ठीक है, जो है ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई तक यहाँ पे आपको निकालना है। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि डिस्टेंस एस, ठीक है, इज इक्वल टू, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में दो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, दो फिगर आपको देखने को मिलेंगे। एक ऊपर ए डी ई एक ट्राइंगल है और उसके नीचे ए बी सी डी यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। यानी कि ए बी सी डी ई में दो फिगर बन रहा है। तो चलिए दो फिगर को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन से दो फिगर मिलेंगे, यानी कि कौन कौन सा एरिया निकाल के उन्हें प्लस कर देना है। ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, दोनों का एरिया आप प्लस कर देंगे तो वो जो फिगर है ए बी सी डी ई पूरा फिगर, उसका एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक सिंबल है ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए डी ई। तो ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर कुछ ऐसे बना दीजिए। रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो यहां पे हम लिख लेंगे ए बी सी डी। चलिए दो बातें हमने लिख लिया। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, ठीक है। पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू लेंथ कहिए या फिर बेस और हाइट ले लो, यहाँ पे लेंथ वगैरह जान लेते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये ट्राइंगल का हो गया। और दूसरे में आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका तो मालूम होगा, ट्राइंगल का भी मालूम ही होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कहिए या फिर लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रीथ कहिए, बेस इंटू हाइट कहिए या लेंथ इंटू ब्रीथ कहिए, एक ही मतलब है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जरा देख के बताइए कि उसमें बेस और हाइट कौन है, और 1/2 तो इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो 1/2 हम लिख लेते हैं इनटू, अब जरा इसमें बताइए बेस कौन है। तो देखिए बेस का मतलब ये हुआ कि कोई चीज जिस पे टिका हो, ठीक है, कोई चीज जिस पे टिका हो ये उसका बेस है। नीचे वाला हिस्सा इसका बेस हो गया। अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दें तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर हाइट हो जाएगी, ठीक है, या परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। कोई भी चीज अगर आप लेते हैं, किसी भी चीज को, कोई बॉक्स ही जैसे है, जैसे सपोज दैट कि ये एक बॉक्स जो है इसका हमें बेस निकालना है। तो बेस अगर हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये बेस हो जाएगा। अगर ऐसे रख दिया हमने तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्राइंगल जो बना हुआ है ये सीधे सीधे ऐसे रखा हुआ है, तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी इनटू हाइट क्या हो जाएगी, या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ईडी। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ईडी, प्लस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी और ब्रीथ कितनी है, तो आप इसको लेंथ मान सकते हैं या इसको ब्रीथ मान सकते हैं, या फिर इसको लेंथ मान सकते हैं और इसको ब्रीथ मान सकते हैं, वट एवर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आप लेंथ और ब्रीथ किसी भी चीज को मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे AB और BC, AB लेंथ ले लो और BC ब्रीथ ले लेते हैं, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पे हो गया AB इंटू BC,
ठीक है, तो ये निकल करके आता है एरिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो नन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो बहुत ही इजी है। उसमें क्या करना है, देखिए यूनिफॉर्मली कोई भी चीज हो तो वो आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग नन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, ये t हो गया, यहाँ पे v हो गया। अब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ये ग्राफ हम ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, चेंज हो रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम कुछ ऐसा भी ग्राफ बना सकते हैं कि एक बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ही बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, एक बार एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है। कुछ इस तरीके से चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि ये नन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। तो बहुत तेजी से कुछ भी चेंज हो जा रही है तो उसके लिए ग्राफ भी आड़ा टेढ़ा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली के लिए आपने देखा कि जिस तरीके से ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है, और नन यूनिफॉर्म के लिए भी आपने देखा। तो वेलोसिटी, अच्छा तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो हमें क्या देता है, तो वो हमें एक्सीलरेटेड मोशन यानी कि एक्सीलरेशन देता है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है वो एक्सीलरेशन देता है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो है वो आपको स्पीड देता है। ठीक है, तो कभी कभी इसको और थोड़ा एडवांस तरीके से, जैसे कि हायर क्लासेस में जो बातें की जाती हैं उसको कुछ ऐसे बताते हैं कि ऐसे बोल देंगे कि dt ग्राफ बताओ क्या देता है। ठीक है, या फिर vt ग्राफ जो है। तो अब इसमें dt vt का क्या मतलब हुआ, d मतलब डिस्टेंस हुआ, t मतलब टाइम हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, तो वो है स्पीड। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है, बस ऐसे ही बस बोलने का तरीका है। वीटी ग्राफ क्या है, वीटी ग्राफ क्या देता है, तो वीटी ग्राफ क्या देगा भाई, वीटी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ उसका रेट निकाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या निकालेगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है कि ये वीटी ग्राफ जो है एक्सीलरेशन देता है और डीटी ग्राफ आपको स्पीड देता है। ठीक है, बस इतना ही है। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ, अब इसको आप नोट करिएगा, यहाँ पे हम छोटा सा एक बना दे रहे हैं। जैसे एक ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है और जा करके जीरो हो जाती है। इसका मतलब गाड़ी रुक जाएगी। यहाँ पे ब्रेक लगाया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से एक और बना देते हैं कि इसको जो है ऊपर की तरफ उठा देते हैं, ऐसे करके कुछ ऊपर उठा दिए। तो अब इसमें हुआ क्या कि वेलोसिटी भाई बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन नन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ये ध्यान रखना है। नन यूनिफॉर्मली जो चीजें होती हैं उसका ग्राफ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। आप यहाँ पे v लिख लीजिएगा, इसको v यहाँ पे लिख लेंगे, t यहाँ पे लिख लेंगे, और vt ग्राफ तो बन ही रहा है। बाकी ये वाली चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आपको मोशन के इक्वेशंस बताए बताए जाएंगे और उसमें आपको ये भी देखना है कि उसको ग्राफ के फॉर्म से हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये वाली जो लाइनें हैं कि यहाँ पे बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद अगली हेडिंग लिखते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए बाबू, नेक्स्ट नंबर है इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो बड़ा ही सिंपल सा 3 इक्वेशन आपको दिया जाता है मोशन के बारे में, ठीक है। तो कोई भी यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, इन्हीं 4 चीजों के बारे में तो बात हुई है अभी तक, है ना। तो इन सब को मिला करके इनको रिलेट करने का एक सेट ऑफ इक्वेशन है, इसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। यानी कि ऐसे इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, इन सब का रिलेशन बताने वाला जो इक्वेशन होगा उसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। तो 3 तरह का इक्वेशन है, आइए उसको लिख लेते हैं। पहला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यू ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसके बाद दूसरा इक्वेशन है यहां पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s मतलब डिस्टेंस, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है? तीसरा है यहां पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये इतना हो गया, ये बात समझ में आई। तो यहां पे देखिए वेलोसिटी और टाइम के बारे में खास करके बताया जा रहा है, तो इसे हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसका नाम है, मतलब आप इसका नाम कि मोशन का पहला इक्वेशन लगाइए, मोशन का दूसरा इक्वेशन, तो ये बोलने से अच्छा है कि आप ये बोलिए कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लगा दो, ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है ये पोजीशन और टाइम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पोजीशन और टाइम इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो है ये वेलोसिटी या पोजीशन, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, ये अगला नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। तो ये 3 तरह के इक्वेशन हैं, 3 तरह के नाम हैं। तो लोग ये 3 तरह का नाम नहीं बोलते हैं खाली कि पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन क्या है, ऐसे करके तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप कुछ ऐसे याद रख लो कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, पोजीशन टाइम इक्वेशन है और पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन है, ठीक है। पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, अब उसको आप दूसरा बोलिए, पहला बोलिए, या फिर तीसरा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लिखा हुआ थोड़ी है, कोई मानी बात थोड़ी है कि हम 3 बोलेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली नाम पे बोलिए कि पोजीशन टाइप इक्वेशन बोला गया तो आप उसको पहले बोलो, आखिरी में बोलो, चाहे जैसे बोलो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें दी गई हैं, उसका भी एक लिस्ट लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे v क्या है, तो v है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u यहाँ पे क्या है, u है इनिशियल, यानी कि शुरुआती, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे एक्सीलरेशन है, ठीक है बाबू, एक्सीलरेशन। और यहाँ पे और क्या है, s, s यहाँ पे क्या है, s यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। और कुछ बचा नहीं, बस इतनी ही चीजें हैं। हाँ, एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो भूल ही गए, टी, टी मतलब टाइम, ठीक है।
एक तो ये हो गया, ये बात समझ में आई, इतना हो गया। अब इसके बारे में एक चीज और देख लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी छत पे खड़े होकर के आप किसी पत्थर को नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटेशन हो गया। तो मोशन अंडर ग्रेविटेशन के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटेशन, मोशन अंडर ग्रेविटेशन अगर हो गया है तो यहां पे यही सारा फार्मूला जो है, यहां पे जो एक्सीलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। एक्सीलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे जहां जहां पे यहाँ ए लिखा हुआ है वहां पे हम जी लिख देंगे, ए इज इक्वल टू माइनस जी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या इक्वेशन यहां पे बन जाता है? v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, ठीक है। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तब प्लस में ही रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दिक्कत है भाई। तो यहाँ पे एस को आप एच रख लो, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी, एस की जगह पे एच रख देंगे, हाइट, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटेशन, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ग्रेविटेशन के तहत अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे हम एक्सीलरेशन ए की जगह पे यहाँ पे हम जी यानी कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी को रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन है, न्यूमेरिकल भी इसी इक्वेशन पे, और एक दो फार्मूला जो पहले डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, ये सब चीजें मिला के जो फार्मूला बना है वो सब चीजें भी आपको उसको मिला करके न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। फिलहाल इतनी सारी चीजें आपने नोट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। तो दो चीज क्या पढ़ी जाएगी अगले वीडियो में? लास्ट वीडियो होगा वो। तो पहली चीज जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो है ग्राफिकल, हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना एक तरीके से। तो वो भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि पोजीशन टाइम इक्वेशन को आप प्रूफ करिए या फिर पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन को प्रूफ करिए, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेंगे, बहुत इजी है। दूसरे नंबर पे है, हम लोग लास्ट हेडिंग जो पढ़ेंगे इस लेसन का वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी स्टडी की जाएगी अगले वीडियो में, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं इसमें, और लास्ट वीडियो आपका यही दो हेडिंग का होगा। तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए। और ग्राफ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ग्राफ का मतलब क्या है ये भी, डीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। ग्राफ और भी बहुत सारे होते हैं, वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करिए, करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको बताई जाती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।